हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के पद्य खंड से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बनते हैं सभी को एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत सारे वीडियो में क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? ऑप्शंस है प्रेमधन सर्वस्य, घनानंद कवित, सौभाग्य, भारत सौभाग्य, जीर जनपद। और इसका सही उत्तर होगा प्रेमधन सर्वस्य से संकलित है। अगला प्रश्न है 1878 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है मुंशी प्रेमचंद्र, तुलसीदास, प्रेमधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसका सही उत्तर होगा प्रेमधन ने की थी। 1878 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना प्रेमधन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रेमधन किनका उपनाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद द्विवेदी जी, बद्रीनारायण चौधरी। और इसका सही उत्तर होगा बद्रीनारायण चौधरी। प्रेमधन बद्रीनारायण चौधरी जी का उपनाम है। अगला प्रश्न है प्रेमधन का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1923। और इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली में, इलाहाबाद में, मिर्जापुर में, बनारस में। और इसका सही उत्तर होगा मिर्जापुर में। प्रेमधन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है डफाली का क्या अर्थ है? ऑप्शन है खाने वाला, गाने वाला, बाजा बजाने वाला, नर्तक। और इसका सही उत्तर होगा बाजा बजाने वाला। डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला। अगला प्रश्न है प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था, सॉरी, प्रेमधन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1855, 1899, 1878, 1825। और इसका सही उत्तर होगा 1855 ईस्वी में। प्रेमधन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिहारी लाल, प्रेमचंद्र, किसी को नहीं। और इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। प्रेमधन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। अगला प्रश्न है भारत माता को क्या कहा गया है? ऑप्शन है शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विंध्यवासिनी। और इसका सही उत्तर होगा ग्रामवासिनी। भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया है। अगला प्रश्न है क्रंदन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है रोना, सोना, हंसना, जाना। और इसका सही उत्तर होगा रोना। क्रंदन का अर्थ होता है रोना। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, रीति युग। और इसका सही उत्तर होगा छायावाद युग के कवि है। सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है भारत माता कविता के कवि कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन, घनानंद, सुमित्रानंदन पंत। और इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। भारत माता कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है निराला, पंत जी, अज्ञे, द्विवेदी जी। और इसका सही उत्तर होगा पंत जी। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है भारत माता कविता के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है गांव, शहर, नगर, महानगर। इसका सही उत्तर होगा गांव में। भारत माता जो है वह गांव में निवास करती है। अगला प्रश्न है भारत माता का आंचल कैसा है? ऑप्शन है नीला, लाल, गीला, धूल भरा। और इसका सही उत्तर होगा धूल भरा। इसका एक ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछता है कि धूल भरा किसका आंचल है? तो भारत माता का आंचल है। अगला प्रश्न है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ऑप्शंस है सूर्य, कंचन, पुष्प, छाया युक्त चंद्र से। और इसका सही उत्तर होगा छाया युक्त चंद्र से की है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1910 ईस्वी। और इसका सही उत्तर होगा 1900 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तरांचल, नेपाल, पंजाब। और इसका सही उत्तर होगा उत्तरांचल में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल में हुआ था। अगला प्रश्न है जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने शक्तिशाली किसे कहा है? ऑप्शन है राजा को, रानी को, नौकर को, जनता को। और इसका सही उत्तर होगा जनता को कहा है। अगला प्रश्न है गवाक्ष का क्या अर्थ है? ऑप्शन है गाय, दरवाजा, छोटी खिड़की, छत। और इसका सही उत्तर होगा छोटी खिड़की। गवाक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है छोटी खिड़की। अगला प्रश्न है दिनकर के अनुसार किनकी दृष्टि में जनता फल या दूधमुही बच्चे की तरह है? और इसका सही उत्तर होगा राजनेतागण की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? ऑप्शन है नेता, मंत्री, शिक्षक, किसान, मजदूर। और इसका सही उत्तर होगा किसान मजदूर। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर है। अगला प्रश्न है भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1947, 1948, 1950, 1951। और इसका सही उत्तर होगा 1950 ईस्वी में। भारत में जनतंत्र की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आप अपने कॉपी पर इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं ताकि आप दोबारा से परीक्षा के समय इसको रिवीजन कर सके। अगला प्रश्न है जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? ऑप्शन है प्रेमधन, दिनकर, पंत, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा दिनकर जी की रचना है। जनतंत्र का जन्म कविता दिनकर जी के द्वारा लिखित है, दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है दिनकर जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है मनरूप देवी, धनरूप देवी, रूपवती देवी, कलावती देवी। और इसका सही उत्तर होगा मनरूप देवी। अगला प्रश्न है दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है प्रभाकर सिंह, रवि सिंह, सुधाकर सिंह, दिनेश सिंह। और इसका सही उत्तर होगा रवि सिंह। दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था। अगला प्रश्न है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? ऑप्शन है सामधेनी, उर्वशी, द्वंद्व गीत, संस्कृति के 4 अध्याय। और इसका सही उत्तर होगा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। अगला प्रश्न है जनतंत्र कविता के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ऑप्शन है ढाल और तलवार, फूल और भौरे, फावड़े और हल, तीर और धनुष।
और इसका सही उत्तर होगा फावरे और हल। जनतंत्र कविता के अनुसार राजदंड फावरे और हल होंगे। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, सिमरिया, खगड़िया। और दिनकर जी का जन्म सिमरिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1908, 1909, 1910। और इसका सही उत्तर होगा 1908 ईस्वी में। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? ऑप्शन है अंतरिक्ष से, जल से, फटी मिट्टी से, बादल से। और इसका सही उत्तर होगा फटी मिट्टी से। हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज फटी मिट्टी से निकलता है। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। और इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। अज्ञे जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1910, 7 मार्च 1911, 11 मार्च 1962, 1 अप्रैल 1999। और इसका सही उत्तर होगा 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 4 अप्रैल 1983, 14 अप्रैल 1988, 4 अप्रैल 1987, 14 अप्रैल 1989। और इसका सही उत्तर होगा 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को अज्ञे जी का निधन हुआ था, यानी अज्ञे जी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा के लेखक कौन है? ऑप्शन है अज्ञे, कुंवर नारायण सिंह, प्रेमधन, उदय प्रकाश। इसका सही उत्तर होगा अज्ञे। हिरोशिमा के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञे किसका उपनाम है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बद्री नारायण सिंह। इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम अज्ञे है। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी को माता का क्या नाम था? अज्ञे जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है दमयंती देवी, व्यंती देवी, धजवंती देवी, कांति देवी। उसका सही उत्तर होगा व्यंती देवी था। अज्ञे जी की माता का नाम व्यंती देवी था। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी का पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है सच्चिदानंद शास्त्री, वात्स्यायन शास्त्री, कृत्यानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री। इसका सही उत्तर होगा हीरानंद शास्त्री। अज्ञे जी के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? ऑप्शन है चीन, जापान, भूटान, नेपाल। इसका सही उत्तर होगा जापान में। हिरोशिमा जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पाठ में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन है खगोलीय पिंड को, प्रचंड क्रोध को, आग को, अणुबम को। और इसका सही उत्तर होगा अणुबम को। हिरोशिमा पाठ में सूरज की संज्ञा अणुबम को दी गई है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार वृक्ष को किससे बचाना है? ऑप्शन है बाढ़ से, भूकंप से, लुटेरों से, पानी से। और इसका सही उत्तर होगा लुटेरों से। कवि के अनुसार वृक्ष को लुटेरों से बचाना है। अगला प्रश्न है, शहरों को किससे बचाना है? ऑप्शन है गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नादिरों से, जंगल से। और इसका सही उत्तर होगा नादिरों से। शहरों को नादिरों से बचाना है। अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कुंवर नारायण, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, नरेंद्र सिंह।
और इसका सही उत्तर होगा कुंवर नारायण। चक्रव्यूह के रचनाकार कुंवर नारायण है। अगला प्रश्न है, दूर से कौन लड़का ललकारता है? ऑप्शन है दुश्मन, डाकू, चोर, बूढ़ा चौकीदार। और इसका सही उत्तर होगा बूढ़ा चौकीदार। दूर से बूढ़ा चौकीदार ललकारता है। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन है घर के रूप में, पेड़ के रूप में, चौकीदार के रूप में, सूखे वृक्ष के रूप में। और इसका सही उत्तर होगा चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, कवि ने वृक्ष की डाल की तुलना किससे की है? ऑप्शन है लाठी से, भाला से, तलवार से, राइफल से। और इसका सही उत्तर होगा राइफल से। कवि ने वृक्ष की डाल की तुलना राइफल से की है। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? ऑप्शन है प्रेमधन, कुंवर नारायण, रसखान, अज्ञेय। और इसका सही उत्तर होगा कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के कविता के लेखक कुंवर नारायण है। अगला प्रश्न है, नदियों को क्या हो जाने से बचाना है? ऑप्शन है नाला हो जाने से, बाढ़ से, मछलियों से, सूख जाने से। और इसका सही उत्तर होगा नाला हो जाने से। नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। अगला प्रश्न है, कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ऑप्शन है घर को, रास्ता को, नदी को, वृक्ष को। और इसका सही उत्तर होगा वृक्ष को। कवि ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। अगला प्रश्न है, धुआं हो जाने से किसे बचाना है? ऑप्शन है पानी को, हवा को, आकाश को, खेत को। और इसका सही उत्तर होगा हवा को। धुआं हो जाने से हवा को बचाना है। अगला प्रश्न है, हमारी नींद कैसी कविता है? ऑप्शन है नाकेनवादी, छायावादी, समकालीन, हालावादी। और इसका सही उत्तर होगा समकालीन। हमारी नींद समकालीन कविता है। अगला प्रश्न है, जब हम नींद में होते हैं तो किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? ऑप्शन है मकड़ी, चील, सांप, मक्खी। और इसका सही उत्तर होगा मक्खी का। जब हम नींद में होते हैं तो मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, नींद के दौरान कुछ इंच कौन बढ़ जाते हैं? ऑप्शन है लघु जीव, पुष्प, पेड़, लता। और इसका सही उत्तर होगा पेड़। नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? ऑप्शन है पागलपन का, गफलत का, बेहोशी का, चैन का। और इसका सही उत्तर होगा गफलत का। हमारी नींद कविता में नींद गफलत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता किनकी रचना है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, दिनकर, वीरेन डंगवाल, अज्ञेय। और इसका सही उत्तर होगा वीरेन डंगवाल की कविता है। हमारी नींद शीर्षक कविता वीरेन डंगवाल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन है इस दुनिया में, दुष्चक्र सृष्टा, गलत पत्ते की चिट्ठी, मन विहंगम। और इसका सही उत्तर होगा दुष्चक्र सृष्टा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, बच्चा कहाँ आकर थम जाता है? ऑप्शंस है क, ख, ट, अंग। और इसका सही उत्तर होगा अंगा। बच्चा अंगा पर आकर थम जाता है। अगला प्रश्न है, विफलता पर छलक पड़ते हैं। ऑप्शन है आंसू, पानी, वर्षा, इनमें से कोई नहीं।
और इसका सही उत्तर होगा आंसू। विफलता पर आंसू छलक पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? ऑप्शन है कवित्री, अबोध बालक, ज्ञानी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अबोध बालक का। क लिखते समय कबूतर पर ध्यान अबोध बालक का होता है। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान किस कवि की कविता है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, अज्ञेय, प्रेमधन, अनामिका। और इसका सही उत्तर होगा अनामिका। अक्षर ज्ञान अनामिका कवि की कविता है। अक्षर ज्ञान के कवि अनामिका जी है। अगला प्रश्न है, अनामिका किस काल की कवित्री है? ऑप्शन है आदिकाल, वीर गाथा काल, भक्ति काल, समकालीन। और इसका सही उत्तर होगा समकालीन। अनामिका जो है वह समकालीन कवित्री है। अगला प्रश्न है, ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? ऑप्शन है गधा से, गीत से, गमला से, चौथा भी गीत से ही है। आप देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। और इसका सही उत्तर होगा गमला। ग अक्षर की समानता गमला से दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? ऑप्शन है क को, ख को, च को, घ को। और इसका सही उत्तर होगा घ। घ से घड़ा और घड़े सा लुढ़कता हुआ घ को कहा गया है। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? ऑप्शन है स्त्री मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा बाल मनोविज्ञान का। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? ऑप्शन है मातृभूमि प्रेम, धर्म भाव, संसार की नश्वरता, मोह माया। और इसका सही उत्तर होगा मातृभूमि प्रेम का। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का मातृभूमि प्रेम का भाव प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन है अज्ञेय, प्रयाग शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा प्रयाग शुक्ल ने किया। लौट कर आऊंगा फिर कविता का हिंदी रूपांतरण प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जीवनानंद दास, रस खान। और इसका सही उत्तर होगा जीवनानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर कविता के लेखक जीवनानंद दास जी हैं। अगला प्रश्न है, कवि किसे पालने की बात करता है? ऑप्शन सोने को, चंदन को, कुहरे को, रेशम को। इसका सही उत्तर होगा कुहरे को। कवि कुहरे को पालने की बात करता है। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन है आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, रविंद्रोत्तर काल। और इसका सही उत्तर होगा रविंद्रोत्तर काल के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1948, 1950, 1952, 1954। और इसका सही उत्तर होगा 1954 ईस्वी में। जीवनानंद दास की मृत्यु 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन है मराठी, असमी, बंगाली, हिंदी। अगला तो इसका सही उत्तर होगा बंगाली। जीवनानंद दास जो थे वह बंगाली भाषा के कवि थे, यानी बंगला कवि थे। अगला प्रश्न है, मेरे बिन तुम प्रभु किनकी रचना है? ऑप्शन है जीवनानंद दास, उदय प्रकाश, रेनर मारिया रिल्के, प्रेमधन। और इसका सही उत्तर होगा रेनर मारिया रिल्के की रचना है। मेरे बिन तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के की रचना है।
अगला प्रश्न है कपोल का अर्थ क्या है। ऑप्शन है सिर, ललाट, गाल, चेहरा। कपोल का अर्थ क्या होता है और इसका सही उत्तर होगा ललाट। कपोल का अर्थ होता है ललाट। अगला प्रश्न लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन है चोंगा, पुतला, मूरत, मंदिर। और इसका सही उत्तर होगा चोंगा। लबादा का शाब्दिक अर्थ होता है चोंगा। अगला प्रश्न है मेरे बिन तुम प्रभु कविता के अनुसार लहू लोहान कौन भटकेंगे। ऑप्शन है भक्त, भगवान, दानव, भगवान के पैर। और इसका सही उत्तर है भगवान के पैर। मेरे बिन तुम प्रभु कविता के अनुसार भगवान के पैर लहू लोहान भटकेंगे। तो इस प्रकार आज हमने हिंदी के पद्य खंड से 75 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर किया। इससे पहले वीडियोस में हमने हिंदी का गद्य खंड और भी ऑब्जेक्टिव देखा है और इस तरह हिंदी के गद्य खंड और पद्य खंड से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षा के लिए सब हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर केवल हिंदी ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर के अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी के वर्णिका जो पुस्तक है उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बनते हैं सभी एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप भी 10th या 12th के स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है ताकि हमारे तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो को देखकर आप लाभ उठा पाए, अपने परीक्षा में नंबर बढ़ा पाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।